एथिक्स से रिलेटेड ये क्योंकि इश्यूज हैं, और हमने लास्ट जो ऑनलाइन हुई थी हमारी वो उसमें हमने वैसे तो ऑडिट की बात की थी, जरा सा एथिक्स पे क्योंकि इश्यूज इस तरह के चल रहे हैं जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ते हैं। यानी अगर वेंटिलेटर एक अवेलेबल है एंड देयर आर मोर देन वन एंड मोर देन 2 3 4 5 पेशेंट्स, तो आपने किसको वेंटिलेटर देना है, ये भी तो एक डिसीजन है ना। दिस इज एन एथिकल डिलेमा कि कौन से पेशेंट को वेंटिलेटर दिया जाए, किसको देना चाहिए। 2 पेशेंट्स हो अगर, सर अगर वैसे आप देखें तो जो फर्स्ट इन लाइन हो उसको मिले, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो आती है कि ज्यादा क्रिटिकल है उसको दे दो। तो अच्छा भाई जो पहले आया था उसका क्या जो कसूर ज्यादा है? क्रिटिकल है। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे ना आपके पास फिर रूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो ज्यादा क्रिटिकल है, एक रूल तुमने बताया कि जी जिस जो पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। दूसरा जो ज्यादा क्रिटिकल है। तीसरा ये भी हो सकता है कि जिसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। चौथा ये भी हो सकता है कि आप कहें कि जी जिसकी एज इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में लाई करती है। फिर आपके पास केस ये आ जाएगा कि अगर उसी एज ब्रैकेट के 2 लोग आ जाए फिर क्या करेंगे, एक ये लो सर एक उसमें ये ये लो, फिर क्या करेंगे। सर एक केस ये भी तो हो सकता है ना, कौन सबसे ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है वेंटिलेटर के? हाँ नहीं, अब केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, और ऐसा ही होता है हमारे यहाँ तो ऐसा ही है ना कि जो ज्यादा पैसे दे देता है वो तो कहता है भाई मैं वेंटिलेटर खुद ही खरीद लेता हूँ। तो दीज आर ऑल एथिकल डिलेमास इन विच यू हैव टू मेक एथिकल चॉइसेस। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। हसन और बाकी लोग भी मेरा ख्याल है सुन रहे हैं या अभी सो ही रहे हो। तुम लोग वीडियो ऑन करो जरा अपने, जो कर सकते हैं। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। मतलब सुन मुझे रहे हैं लगा सर, क्यों सुन रहे आया हैं, बैठे में क्योंकि लग रहा है मुझे। सर बैठे। सर सुन रहे सर सुन रहे हैं हम लोग। सुन रहे हैं सर, बिल्कुल सुन रहे कैमरा हैं ऑन करो तुम लोग तो कर सकते हो, सर। ताकि चाय मैं मुझे शक्ल स्क्रीन पे सिर्फ अपनी नजर आ रही है, और अब्दुल्ला हुमायूं ने एक बड़ी स्मार्ट सी पिक्चर लगाई हुई है बस। क्या हो गया? सर अभी सर कैमरा ऑन नहीं करना सर, अभी सही है। ये देखो ये काम सर देखो। ये बच्चा तो सोकर उठा ही है। नहीं बच्चे सो कर उठते हैं बेटा, भाई उठ गए, बहुत बड़ी बात है यार, ये है ना। बहुत मुश्किल काम है। इस साल खुले दौरान उठ जा रहे पांच हैं, बाल भी नहीं कटवाए, और पता नहीं कितने अरसे से जो है वो घर में ही सर है। सर तभी शक्ल नहीं दिखा रहे, वो दोस्त लोग मनु से वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा तो क्या बात कह रहा था मैं? सर एथिकल डिलेमा एथिकल डायलेमा। और वेंटिलेटर वाले मसले। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल वही केस है कि जिसमें हमने तुम्हें याद है एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स डिस्कस किया था। बिल्कुल सर किया था, ठीक क्लास है, में किया था। चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। सर ठीक है, दिखाएं वीडियो सर। देख सकते हो ना? जी जी सर देख सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल कर रहा हूँ। सर आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं अपने क्या? यार हाँ यार, घर में से क्लासेस जो है ना वो जरा मुश्किल हो रही है। मेरा ऑफिस यूनिवर्सिटी में ही है, मैं रहता भी यूनिवर्सिटी में ही हूँ, तो एसेंशियली मैं घर में ही बैठा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है, सबसे सेफ जगह पे बैठे हुए हैं आप। कोई भी नहीं है यार, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली पड़ी हो तो अजीब सा लगता है। So here's the thing. Last month मैंने अपने सारे expenses ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले। ये ऐड की आवाज आ रही है तुम लोगों को? Here's how you can do the same. जी जी यस जी सर। सर चलो हम भी 3 अपने मिनट एक्सपेंसेस ऑनलाइन उससे निकालेंगे, अब लग रहा है आगे जाके। से निकाल। सर ये यूट्यूब सर ये यूट्यूब का ऐड है ना कोई? हाँ ये YouTube का है, मैंने वो वीडियो ऑन किया ना तो ये चला था। अच्छा जी, शेयर कंप्यूटर साउंड भी करनी पड़ेगी मुझे? यस यार ये तो हैंग हो रहा है। हाँ भाई, शुरू कर दूं? यस सर। आवाज आ रही है? जी सर सर। आपकी आ रही है, अच्छा हमने वीडियो की नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो? नहीं मेरी आवाज आ रही है, अभी मैंने शुरू नहीं किया। मैं तुम्हें सिर्फ ये जरा सा इसका प्रील्यूड दे दूं कि
हमने बात की थी ना एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, और हमने इसी तरह के केसेस अब डिस्कस करने हैं। बहुत खैर दुनिया के लिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे लिए इशू ये है कि हमें इससे बड़ा जबरदस्त जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, एथिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, वो बड़ी जबरदस्त लर्निंग है। तो मैंने जो बात शुरू की है, ये जरा सा ध्यान में रखना, मैंने ट्रियाज से बात शुरू की। ट्रियाज तुम लोग हॉस्पिटल्स में गए होगे तो शायद तुमने किसी रूम पे, जो इमरजेंसी रूम होता है, वहां पे ट्रियाज लिखा हुआ देखा हो, ठीक है? तो वो क्या होता है, कैसा होता है, उसके बाद में बात करेंगे। ये वीडियो देखो पहले, ठीक है? द एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग। बात आ रही है? This is a thought experiment. Yes, sir. Let's say at some point in the not so distant future, you're barreling down the highway in your self-driving car, and you find yourself boxed in on all sides by other cars. Suddenly, a large, heavy object falls off the truck in front of you. Your car can't stop in time to avoid the collision, so it needs to make a decision. Go straight and hit the object, swerve left into an SUV, or swerve right into a motorcycle. Should it prioritize your safety by hitting the motorcycle, minimize danger to others by not swerving, even if it means hitting the large object and sacrificing your life, or take the middle ground by hitting the SUV, which has a high passenger safety rating? अच्छा, आप बताओ इन सब में से क्या करना चाहिए? सर एसयूवी को हिट करना चाहिए। एसयूवी को हिट करना चाहिए, क्यों भाई? सर मतलब उसके अगर हिट भी करता है तो चांसेस कम है ना कि उसको कोई इफेक्ट होगा, वो बच जाएगा, उसकी सेफ्टी ज्यादा है एसयूवी की। एसयूवी की सेफ्टी ज्यादा है, हो सकता है आप ना बचें उसमें। सर लेकिन उसने बोला तो कि अगर आप बॉक्सेस को हिट करते हैं तो उसमें आपके बचने की चांसेस कम है, लेकिन एसयूवी को हिट करते हैं तो चांसेस हैं बचने के, उसके भी आपके भी। अच्छा सर अगर स्टैंडर्ड ब्रेक मारे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट मार के अगर आपने किसी तरह ब्रेक मार दिया, वो तो उन्होंने बताई नहीं है। भाई ये नीड फॉर स्पीड नहीं चल रहा। नहीं मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि व्हाट इफ ही कुड ड्रिफ्ट द कार और फिर किसी तरह, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब कि वो बच जाए। वो तो उसने तो 3 पॉसिबिलिटी थी ना, राइट लेफ्ट और ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है ना, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्रिफ्ट का ऑप्शन था ही नहीं। हाँ तो मतलब वो भी तो होना चाहिए ना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ ब्रो। देख लो ना जो खैबान शुजात का एक्सीडेंट हुआ है, बंदा ड्रिफ्ट मारने के बाद चांस ही नहीं था। अबे अच्छा भाई, तो क्या करें? एसयूवी को ही ठोक दें सर। एसयूवी को ठोक दें? मैं घुस जाए एसयूवी के अंदर। अरे बड़ी मुश्किल चीज है, हर चीज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर देती है 5 सेकंड। एग्जैक्टली। चलो आगे देखते हैं कि करना क्या चाहिए। मैं डिस्कस सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था ताकि हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज आ जाएं कि जी ये चीजें हो सकती हैं और हमारा ये ख्याल। गाड़ी से छलांग मार ले बंदा तो। हाँ, अंदर छलांग मार ले, एक सीट लगी हुई है अंदर इसीलिए। So what should the self-driving car do? If we were driving that boxed-in car in manual mode, whichever way we'd react would be understood as just that, a reaction, not a deliberate decision. It would be an instinctual, panicked move with no forethought or malice. But if a programmer were to instruct the car to make the same move, given conditions it may sense in the future, well, that looks more like premeditated homicide. Now, to be fair, self-driving cars are predicted to dramatically reduce traffic accidents and fatalities by removing human error from the driving equation. Plus, there may be all sorts of other benefits: eased road congestion, decreased harmful emissions, and minimized unproductive and stressful driving time. But accidents can and will still happen, and when they do, their outcomes may be determined months or years in advance by programmers or policymakers. And they'll have some difficult decisions to make. It's tempting to offer up general decision-making principles like minimize harm, but even that quickly leads to morally murky decisions. For example,
Let's say we have the same initial setup, but now there's a motorcyclist wearing a helmet to your left and another one without a helmet to your right. Which one should your robot car crash into? If you say the biker with the helmet because she's more likely to survive, then aren't you penalizing the responsible motorist? If instead you say the biker without the helmet because he's acting irresponsibly, then you've gone way beyond the initial design principle about minimizing harm, and the robot car is now meting out street justice. तो समझ में आई बात? स्ट्रीट जस्टिस सर। क्या? स्ट्रीट जस्टिस सही बात है सर। अब क्या करें क्या? सर एथिकल सवाल है। you're screwed either way। हाँ? You're screwed ethically either way। नहीं, देखो ना, एक चीज जो समझने की है वो ये है कि हमने जब हम खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो इट इज अ डिसीजन बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, ठीक है? अच्छा, इंस्टिंक्टिव एक्शन हो सकता है भाई आप गलती से कभी राइट कर लें, कभी लेफ्ट कर लें, इट इज एन इंस्टिंक्ट, इट इज एन इम्पल्सिव रिएक्शन। लेकिन और इम्पल्सिव रिएक्शन सोचने के लिए आपके पास कितना वक्त है? Milliseconds, seconds। ठीक है, विद इन मिली सेकेंड्स यू हैव टू डिसाइड। बहुत दफा ऐसा होता है, वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं, वो लोग जो बाइक चलाते हैं, उन्हें पता है कि जी ये कितना जल्दी आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है? अच्छा, वंस ये याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स का मतलब ये है कि दे आर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, उनकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है हाउ टू रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है? और ऑब्वियसली उनके इर्द गिर्द सेंसर्स लगे हुए हैं, दे नो हु इज अराउंड देम, यानी कौन है वो जो बाइक पे बैठा हुआ है जिसने हेलमेट लगाई हुई है, हो सकता है उसकी पूरी डिटेल्स भी हो, यानी उसकी बाइक का नंबर स्कैन करने के बाद ये भी बताओ कि कौन कौन लोग उसको ड्राइव कर सकते हैं और इस वक्त कौन ड्राइव कर रहा है, उसकी एज कितनी है, ठीक है? तो ऑल ऑफ दिस कैन फैक्टर इनटू दैट डिसीजन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, दिस इज एन एथिकल डिलेमा, ठीक है? कौन क्या डिसीजन ले? सर वो जो उसने बात बोली है ना, वो यही कि आपका एक डेलिबरेट एक्शन है जो आप पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं। तो अगर आप पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं तो आपके पास दोनों चीजों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खड़ी हुई होती है, तो वो उसके बेसिस के ऊपर ही डिसाइड कर लेगा। और जब हम रियल टाइम पे ले रहे होते हैं तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते उसको। तो जो यानी जो ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, यानी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, उसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ प्लान्ड मर्डर इफ समवन डाइज। बिल्कुल सर, प्लान्ड मर्डर तो नहीं कह सकते उसको, उस वक्त में सिचुएशन चले अनप्लान्ड मर्डर कह लें, प्लान्ड क्यों ना कहें भाई? आपने पूरी प्लानिंग की है, राइट जाएं लेफ्ट जाएं, कौन हो जिसको हिट करें, ठीक है? और सर देखिए, सामने एक एक्सीडेंट हुआ तो वो फिर सिचुएशन को एनालाइज करके देखेगा कि रिस्क कहाँ पे सबसे कम है। अच्छा, देखो इधर भाई उसकी बात, तो फिर उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा। देखो उस अभी जो बात हुई है ना, वो यही आ गई है जो जैन कह रहा है, ठीक है? वो कि भाई वो बात यही है ना कि वो आप अगर उसको पेनलाइज करें जहां रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, उसको मारे जिसने हेलमेट पहना हुआ है, तो बेचारे ने हेलमेट पहन लिया, गलती कर दी। सर वही वाली बात आ गई ना जो अभी वो कह रहा था, उजैर कह रहा था कि हम अगर वैसे होते तो हम ड्रिफ्ट मार के और ये मतलब कोई दूसरी तरीके से कर लेते। और एक तरफ है कि आपका एक स्ट्रिक्ट एक्शन है, आपने मार हिट ही करने हेलमेट वाले, तो जाहिर बात है आपकी तो एक मतलब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ए या बी, मतलब तीसरा रास्ता सेल्फ ड्राइविंग कार पैदा नहीं कर सकती खुद से। इंसान तो कर सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं कर सकती। नहीं, देखो इंसान जब एक्शन ले रहा होता है ना, तो इट इज एन इम्पल्सिव एक्शन, वो ये नहीं देख रहा होता कि कौन ड्राइविंग कर रहा है। अच्छा, अभी तो ये सीधी सी सिचुएशन है, अभी अगर बाइक पे बच्चे भी बिठा दो फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जिसमें देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स। मगर मेरे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार, it is programmed. Who does the programming? Who writes the algorithm? Who should know the ethics of self-driving cars? We should know, you should know the ethics of self-driving cars. You should know कि प्रोग्रामिंग अगर करनी है किसी सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो उसने किस वक्त क्या डिसीजन लेने, और कौन सा डिसीजन कौन से एथिकल स्कूल ऑफ थॉट पे बेस्ड करता है।
समझ रहे हो बात? Yes, sir. जी सर। चलो आगे देखो। The ethical considerations get more complicated here. In both of our scenarios, the underlying design is functioning as a targeting algorithm of sorts. In other words, it's systematically favoring or discriminating against a certain type of object to crash into. And the owners of the target vehicles will suffer the negative consequences of this algorithm through no fault of their own. Our new technologies are opening up many other novel ethical dilemmas. For instance, if you had to choose between a car that would always save as many lives as possible in an accident, or one that would save you at any cost, which would you buy? What happens if the cars... हाँ भाई, कौन सी कार खरीदोगे? वो जो कि एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करे और लॉस ऑफ लाइफ्स को मिनिमाइज करे, या वो कार जो तुम्हें बचाए हर वक्त? वही तो मसला है सर. Ideally both, but that's not possible. So obviously people are inherently greedy and selfish, so they would go for the option to save So themselves. if everyone buys the car which is more likely to save them, would that result in less loss of lives? तो सर कोई मरेगा ही नहीं। which कोई मरेगा ही नहीं। हाँ ना, सब एक दूसरे अपनी जान ही बचा रहे होंगे अपनी क्या गाड़ी बात से। कर भाई, तो बाइक वाला भी है यार, तो बेचारा जो पैदल चलने वाला है वो भी तो है। ओह अच्छा अच्छा। और भी लोग होते हैं इर्द-गिर्द, सर गाड़ी छोड़े बस में ट्रैवल कर लेंगे, है ना? तो बस में भी तो एक्सीडेंट होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग बस भी तो हो सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कार का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि वो सिर्फ कार ही हो। एग्जैक्टली, ऐसा बोलो तो फिर हर कोई पैदल करना शुरू कर। सेल्फ ड्राइविंग प्लेन्स भी तो हो सकते हैं, ये तो बात फिर आगे तक जा सकती है ना। और अब तो सर हैं मैं जो ड्रोन्स हैं सेल्फ ड्राइविंग, इट इज कंट्रोल्ड, sometimes it is controlled, sometimes it is not, it is an autonomous vehicle. Yeah. तो आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा एथिकल प्रॉब्लम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोग्रामर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट. व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट ऑल दिस? सर एथिकल डिलेमा तो ऑब्वियसली है, बट अगर आप ये फिर सोचने लग जाएं कि अब everyone starts driving self driving cars, matlab everyone has them, your overall rate of deaths due to accidents is going to decrease anyway. चलो देखते So हैं, आओ आगे regardless देखते you're saving lives, right? हैं, आगे देखते हैं, तलाल आगे देखते हैं. Start analyzing and factoring in the passengers of the save as many. For instance, if you had to choose between a car that would always save as many lives as possible in an accident, or one that would save you at any cost, which would you buy? What happens if the cars start analyzing and factoring in the passengers of the cars and the particulars of their lives? Could it be the case that a random decision is still better than a predetermined one designed to minimize harm? And who should be making all of these decisions anyhow? Programmers? Companies? Governments? Reality may not play out exactly like our thought experiment. अच्छा, who should be making these decisions? प्रोग्रामर डिसाइड करे, वो कंपनी डिसाइड करे जो कि वो गाड़ी बना रही हो, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो कि जी ये होगा? But technically though no one can really decide who lives and who dies, but in this case someone has to. In this case someone has to decide. And so then it depends where you're looking at from. Are you looking at from the Western lens or the Eastern lens? Western lens पे democracy आ जाएगी, then the people decide, voting होगी. देखो हम ये अभी वेस्टर्न ईस्टर्न लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, we are talking about ethical schools of thought. डेमोक्रेसी की बात नहीं है, we will talk about utilitarian school of thought. याद है ना कुछ utilitarian school of thought? तो maximum benefit for maximum number of people. ठीक है, whatever they deem as their benefit. Exactly, yeah, exactly. Who's deeming the benefit though? ठीक है सर, इनको ये नहीं पता था कि ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, जितने ज्यादा लोगों के लिए वो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जी। Like if there's a 10 capacity of 10 people, school children on your left, and 10 capacity of old people on your right, technically the same amount of lives, but if everyone's 90 plus on the right and everyone is a child or like teenager on the left,
फिर एक और बात आ जाती है कि who is more useful to the world now at this point. मतलब who would decide who's more useful to the world right now? Exactly. Who would decide? At the end of the day, it's either government or the company. ठीक है, अच्छा आप चलो, हमने अभी ये देखा ना वीडियो में कि जी you can zoom in to the details of each and every individual. Let's say कि हमें उन जो 10 बच्चे राइट पे जा रहे हैं उनके पेरेंट्स के बारे में पता चलता है कि they are corrupt people, वो they invade their taxes, they are involved in all kinds of corruption and all that, and these 10 children are more likely to mimic or imitate their parents when they grow up. And those that's punishing a crime before committing the crime, so that is completely so you have to decide. और वो जो 90 साल के लोग जा रहे हैं, they have never committed a crime, they have been responsible citizens, they have paid their taxes, they have been upbringing their children beautifully and again according to whatever is required for them for being a good citizen and all that, और आप उनको मार देंगे. Yeah, I mean, मरना तो है ही. The thing is, मरना तो है ही. अब benefit करना होगा ना. किसी ना किसी को तो benefit करना होगा. इतना benefit पहुंचाया तो है माशरे को और अभी पहुंचा भी रहा है. पहुंचा दिया. अब टाइम उनका खत्म हो गया. ये भी तो ऐसे बोल सकते हैं. अच्छा. Also not to. अभी वो क्राइम कमिट करा भी तो नहीं है. Exactly. आप कह रहे वो कर सकते हैं. They are more likely to, obviously मैं यही कह रहा हूँ. He's just giving an example. It could be a school bus full of juvenile delinquents, like young criminals. Absolutely. आप बोलो. देखो ये बड़ी मुश्किल सूरत है, बहुत नाजुक सूरत हाल है. ठीक है. बहुत. चलो आगे चलते हैं. Minimize harm. And who should be making all of these decisions anyhow? Programmers? Companies? Governments? Reality may not play out exactly like our thought experiments, but that's not the point. They're designed to isolate and stress test our intuitions on ethics, just like science experiments do for the physical world. Spotting these moral hairpin turns now will help us maneuver the unfamiliar road of technology ethics and allow us to cruise confidently and conscientiously into our brave new future. Sir, even from a utilitarian point of view, if everyone has self-driving cars, you're reducing the death rate anyway. So you're saving lives regardless of what you go left or right or whatever. If everyone is driving self-driving cars, no matter how many accidents there are, they're always going to be less because human error is still reduced. So in terms of utilitarianism, you've succeeded. You've maximized your benefit and reduced your loss. अच्छा. For all, yes, of course. लेकिन तलाल खत्म हो गई, आपकी human error खत्म हो गया, inebriation, all that stuff. लेकिन तलाल I think it's I think you हो सकता है possibly, but we can't really say for sure कि क्या होगा. But I think the point still stands कि who has to die in a case like this. Yeah, of course, the point still stands. It's definitely an issue to discuss. But if we're talking about utilitarianism, then regardless of what ethical position you choose, कि किसको मारना है, किसको जिंदा रखना है, you're still saving lives, is what I'm saying. We're all. बताएं सर. हाँ, मैं असल में एक वीडियो ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों के लिए. एक बड़ा जबरदस्त यही इसी हवाले से एक वीडियो है जो हम अभी बात कर रहे हैं ना. सर चैट तो चेक कर, खुबैब ने बहुत अच्छा जवाब दिया. चैट पे खुबैब, जनरली पीपल वुड सेव देमसेल्व्स. अच्छा. ये क्या है भाई, मॉरल मशीन. हाँ सही बात है. Can we just think of it as a natural selection and let the owner of the car die? यार तुम बोल लो ना, बार बार चैट पे स्विच करना जरा सा मुश्किल हो जाता है.
क्या आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, अब ये देखो, ये एक वीडियो याद रावण का ढूंढ रहा था मैं, ये MIT मीडिया लैब में है। He talks about how artificial intelligence challenges the morality, ठीक है। और हम जो भी बात कर रहे थे कि her driverless car must choose between killing 5 pedestrians crossing the street or swerving to a wall and killing its own passenger, जो तुम कह रहे हो ना खुबैब, कि जी एंड लेट द ओनर ऑफ द कार डाई, ठीक है। अब वो 5 लोगों को मारे या अपने आप को मार ले, तो ये एक चॉइस है ना, तो अब करें क्या? तो यही तो मुश्किल बात है, क्या समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, अब देखो जरा इसको सुनना, गौर से सुनना। Right? As a majority. Today I'm going to talk about technology and society. The Department of Transport estimated that last year 35,000 people died from traffic crashes in the US alone. Worldwide, 1.2 million people die every year in traffic accidents. If there was a way we can eliminate 90% of those accidents, would you support it? Of course you would. This is what driverless car technology promises to achieve by eliminating the main source of accidents, human error. Now picture yourself in a driverless car in the year 2030, sitting back and watching this vintage TEDx Cambridge video. All of a sudden, the car experiences mechanical failure and is unable to stop. If the car continues, it will crash into a bunch of pedestrians crossing the street, but the car may swerve, hitting one bystander, killing them to save the pedestrians. What should the car do, and who should decide? What if instead the car could swerve into a wall, crashing and killing you, the passenger, in order to save those pedestrians? This scenario is inspired by the trolley problem, which was invented by philosophers a few decades ago to think about ethics. Now, the way we think about this problem matters. We may, for example, not think about it at all. We may say this scenario is unrealistic, incredibly unlikely, or just silly. But I think this criticism misses the point because it takes the scenario too literally. Of course, no accident is going to look like this. No accident has 2 or 3 options where everybody dies somehow. Instead, the car is going to calculate something like the probability of hitting certain group of people. If you swerve one direction versus another direction, you might slightly increase the risk to passengers or other drivers versus pedestrians. It's going to be a more complex calculation, but it's still going to involve trade-offs. And trade-offs often require ethics. We might say then, well, let's not worry about this. Let's wait until the technology is fully ready and 100% safe. Suppose that we can indeed eliminate 90% of those accidents, or even 99% in the next 10 years. What if eliminating the last 1% of accidents requires 50 more years of research? Should we not adopt the technology? That's 60 million people dead in car accidents if we maintain the current rate. So the point is, waiting for full safety is also a choice, and it also involves trade-offs. Now, people online, on social media, have been coming up with all sorts of ways to not think about this problem. So one person suggested the car should just swerve somehow in between the passengers and the bystander. Of course, if that's what the car can do, that's what the car should do. We're interested in scenarios in which this is not possible. But my personal favorite was a suggestion by a blogger to have an eject button in the car that you press
just before the car self-destructs. So if we acknowledge that cars will have to make trade-offs on the road, how do we think about those trade-offs? And how do we decide? Well, maybe we should run a survey to find out what society wants, because ultimately, regulations and the law are a reflection of societal values. So this is what we did. With my collaborators, Jean-François Bonnefond and Azim Sharif, we ran a survey in which we presented people with these types of scenarios. And we gave them two options, inspired by two philosophers, Jeremy Bentham and Immanuel Kant. Bentham says the car should follow utilitarian ethics. It should take the action that will minimize total harm, even if that action will kill a bystander, and even if that action will kill the passenger. Immanuel Kant says the car should follow duty-bound principles, like thou shalt not kill. So you should not take an action that explicitly harms a human being, and you should let the car take its course, even if that's going to harm more people. What do you think? Bentham or Kant? Here's what we found. Most people sided with Bentham. So it seems that people want cars to be utilitarian, minimize total harm, and that's what we should all do. Problem solved. But there is a little catch. When we asked people whether they would purchase such cars, they said absolutely not. They would like to buy cars that protect them at all costs, but they want everybody else to buy cars that minimize harm. We've seen this problem before. It's called a social dilemma. And to understand the social dilemma, we have to go a little bit back in history. So in the 1800s, English economist William Foster Lloyd published a pamphlet which describes the following scenario. You have a group of farmers, English farmers, who are sharing a common land for their sheep to graze. Now, if each farmer brings a certain number of sheep, let's say 3 sheep, the land will be rejuvenated, the farmers are happy, the sheep are happy, everything is good. Now, if one farmer brings 1 extra sheep, that farmer will do slightly better, and no one else will be harmed. But if every farmer made that individually rational decision, the land will be overrun and it will be depleted to the detriment of all the farmers and, of course, to the detriment of the sheep. Now, we see this problem in many places, in the difficulty of managing overfishing or in reducing carbon emissions to mitigate climate change. When it comes to the regulation of driverless cars, the common land now is basically public safety. That's the common good. And the farmers are the passengers or the car owners who are choosing to ride in those cars. And by making the individually rational choice of prioritizing their own safety, they may collectively be diminishing the common good, which is minimizing total harm. It's called the tragedy of the commons, traditionally, but I think in the case of driverless cars, the problem may be a little bit more insidious, because there is not necessarily an individual human being making those decisions. So car manufacturers may simply program cars that will maximize safety for their clients. And those cars may learn automatically on their own that doing so requires slightly increasing risk for pedestrians. So to use the sheep metaphor, it's like we now have electric sheep that have a mind of their own. And they may go and graze even if the farmer doesn't know it. So this is what we may call the tragedy of the algorithmic commons, and it offers new type of challenges. So typically, traditionally, we solve these types of social dilemmas using regulation. So either governments or communities get together and they decide collectively what kind of outcome they want and what sort of constraints on individual behavior they need to implement. And then using monitoring and enforcement, they can make sure that the public good is preserved. So why don't we just ask regulators
to require that all cars minimize harm. After all, this is what people say they want. And more importantly, I can be sure that as an individual, if I buy a car that may sacrifice me in a very rare case, I'm not the only sucker doing that while everybody else enjoys unconditional protection. So in our survey, we did ask people whether they would support regulation, and here's what we found. First of all, people said no to regulation. And second, they said, well, if you regulate cars to do this and to minimize total harm, I will not buy those cars. So ironically, by regulating cars to minimize harm, we may actually end up with more harm, because people may not opt into the safer technology, even if it's much safer than human drivers. I don't have the answer, the final answer to this riddle, but I think as a starting point, we need society to come together to decide what trade-offs we are comfortable with, and to come up with ways in which we can enforce those trade-offs. So as a starting point, my brilliant students, Edmond Awad and Sohan D'Souza, built the Moral Machine website, which generates random scenarios at you, basically a bunch of random dilemmas in a sequence where you have to choose what the car should do in a given scenario. And we vary the ages and even the species of the different victims. And so far we've collected over 5 million decisions by over 1 million people worldwide from the website. And this is helping us form an early picture of what trade-offs people are comfortable with and what matters to them, even across cultures. But more importantly, doing this exercise is helping people recognize the difficulty of making those choices, and that the regulators are tasked with impossible choices. And maybe this will help us as a society understand the kinds of trade-offs that will be implemented ultimately in regulation. And indeed, I was very happy to hear that the first set of regulations that came from the Department of Transport, announced last week, included a 15-point checklist for all car makers to provide. And number 14 was ethical consideration. How are you going to deal with them? So we also help people reflect on their own decisions by giving them summaries of what they chose. And I'll give you one example. I'm just going to warn you that this is not your typical example, your typical user. This is the most sacrificed and the most saved character for this person. Some of you may agree with him or her, we don't know. But this person also seems to slightly prefer passengers over pedestrians in their choices, and is very happy to punish jaywalking. Okay? So let's wrap up. We started with the question, let's call it the ethical dilemma, of what the car should do in a specific scenario, swerve or stay. But then we realized that the problem was a different one. It was the problem of how to get society to agree on and enforce the trade-offs they're comfortable with. It's a social dilemma. In the 1940s, Isaac Asimov wrote his famous laws of robotics, the 3 laws of robotics. A robot may not harm a human being, a robot may not disobey a human being, and a robot may not allow itself to come to harm, in this order of importance. But after 40 years or so, and after so many stories pushing these laws to the limits, Asimov introduced the 0th law, which takes precedence above all. And it's that a robot may not harm humanity as a whole. Now, I don't know what this means in the context of driverless cars or any specific situation, and I don't know how we can implement it. But I think that by recognizing that the regulation of driverless cars is not only a technological problem, but also a societal cooperation problem, I hope we can at least begin to ask the right questions. Thank you. Excuse me, sir. जी सर अभी तक समझ नहीं आई एक बात.
हाँ बताओ। यार हाँ सर उसने बोला एथिकली हैंडल करेंगे, वो किस तरह एथिकली हैंडल करेगा चीजें? यही तो अ, यही तो यही तो सर सर एक बात बताएं कि जी। जितने भी सिनेरियोज जिन्होंने बताया हमें, इसमें एक चीज ये थी कि हमेशा कंप्यूटेशन, मतलब हमेशा हम कोशिश कर रहे थे कि एक गाड़ी से ही रिजल्ट आए कि वो क्या करे। Why cannot we see the possibility that there can be multiple distributed computing? जैसे फर्स्ट करें, आपके पास, आप गाड़ी में जा रहे हैं और राइट एंड लेफ्ट आपके पास भी व्हीकल्स हैं, तो ठीक है। किसी तरह लाइक यू नो जैसे एज कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट से और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के, तो आपने उनको मैसेज रिले कर दिया, तो वो अपने हिसाब से अपनी, जैसे साइड में अगर आपके पास बाइक है तो हाँ, उसने अपनी that's what I was स्पीड बढ़ा thinking दी, as well. तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और आपने फिर राइट टर्न लिया और पीछे वाली गाड़ियां जो उनको भी इन्फॉर्म कर दिया तो उन्होंने अपनी स्पीड कम कर दी। इस तरह का सिचुएशन, मतलब हाँ मैं ठीक कहना है। चाह रहा हूँ कि रादर देन एक बंदा डिसाइड करे, व्हाई नॉट इट कैन बी अ ग्रुप डिसीजन टू रिड्यूस अ मोर मिनिमम कॉस्ट, उससे ज्यादा बेटर हाँ, ऑप्शंस भी आ सकते हैं। नहीं ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन That's definitely true. ऑब्वियसली But ये एक तो ये कि बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन उसके लिए इशू ये है कि वी नीड द कार्स व्हिच कैन टॉक टू ईच अदर। एक बात ठीक है, अब ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी होंगे, एक कंपनी की कार है, दूसरी कंपनी की कार है, किस तरह से दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी। अच्छा, फिर जरूरी नहीं है कि वो जो बाइक चला रहा है वो तो सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है ना भाई। नहीं exactly. मतलब मैं वो जो कहने का ट्रक मतलब ये नहीं ड्राइवर है था। वो तो सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है ना। नहीं 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 यार नहीं, एक मैं पेडेस्ट्रियन कह हो, अगर नहीं 100% सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना तो चलो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 100% नहीं हो, हाँ 100% होने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं, मेरा एक्चुअली कहने का मतलब ये था कि सिर्फ इन सिनेरियोज जिसके अंदर मतलब इससे काफी ज्यादा सिनेरियोज आपके कम हो जाएंगे, मेरा हाँ कहने का नहीं, मतलब था। ये तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, तुम सही। मतलब आपका जो एथिकल जो सोसाइटी जो भी डिसाइड करेगी रेगुलेशन हाँ वगैरह, इफ एनीवन डिसाइड्स, अच्छा, तो ये उसके लिए काफी कम बर्डन हो जाएगा। अब्दुल्ला हुमायूं जिसने बहुत ही स्मार्ट सी तस्वीर लगाई हुई अपनी एक, और इसने जो वेबसाइट भेजी है ना मॉरल मशीन MIT.edu की, ये बेसिकली इसी प्रोफेसर ने ही बनवाई थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। इसको जरूर विजिट करना, और इस पे बहुत सारे सिनेरियोज हैं। यू विल जैसे जैसे करते जाओगे ना तुम्हें खुद भी आइडिया होता जाएगा कि तुम कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि ये जहन में रखना अपने कि हमने जो, ऑल्दो कि हमने सब नहीं पढ़े, लेकिन हमने एथिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े हैं काफी सारे। ठीक है, सब्जेक्टिविज्म, सुपरनेचुरलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्सिक्वेंटलिज्म, इमैनुअल कांट का हमने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव देखा था, और हमने गोल्डन रूल, ये सारी चीजें देखी थी। मतलब जो कि एक बिगिनर फ्रेमवर्क है, कोई बहुत सब कुछ नहीं है, लेकिन हमें इतना ही पता होना चाहिए। ये एथिक्स का इनफैक्ट कंप्लीट कोर्स नहीं है, हम तो सिर्फ एथिक्स को IAS एथिक्स से पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना, इस वेबसाइट को, इसमें सिनेरियोज हैं बड़े जबरदस्त हैं। आई होप के हमने आज जो केस डिस्कस किया है ना, ये समझ के हम जरा सा ट्रियाज की तरफ जाएंगे। ट्रियाज क्योंकि आजकल relevant इश्यूज है. हैं ट्रियाज के, याद रखो कि बात हमने वहीं से शुरू की थी। ठीक है, ट्रियाज के हवाले से जरा सा एक्सप्लोर भी कर लेना कि है क्या, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि क्या है। इंशाल्लाह सर। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि अटेंडेंस ले लूं मैं? सर मर्जी आपकी. हाँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ जरा सा, 1 मिनट। और दूसरा ये कि सर वैसे आप ये ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग नुकसान हो जाएगा, तो आप देख लें। क्यों नहीं, नहीं अटेंडेंस तो वेव्ड है ना सबकी। नुकसान क्यों होगा, वॉइड हो चुका है, ऐसे ही सर अपने लिए ले रहे हैं. मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ, अच्छा चले ऐसे ही ले लें आप तो। बस जरा सा पता तो रहे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जी सर ले लें। हाँ अच्छा, दूसरी चीज में क्या कह रहा था, दूसरी चीज में ये कह रहा था कि ये तो बताओ वो कि तुम लोग एग्जाम में क्या कंफर्टेबल हो। सर हमसे आप ये वाली थ्योरी पे सवाल पूछ लेना, सर ऑप्शन गाड़ी क्या किस क्या तरफ है? जानी चाहिए। क्या सर एक काम करते हैं, आप है ना हमसे बस ये बोल, हमें बता, सर नहीं अच्छा, एक करें मिनट एग्जाम पहले एग्जाम अटेंडेंस तो बोल दो, छोड़े। फिर अटेंडेंस पहले देख लो, फिर बताओ। और बोलोगे, अटेंडेंस बोलनी है। पूरा हमारा ग्रेड CP पे रखता है. हाँ अच्छा, अब्दुल रजाक, सर प्लीज CP पे रख ले। अब्दुल रजाक, अब्दुल्ला हुमायूं, प्रेजेंट। आमना राशिद, प्रेजेंट। अरीज खालिद, असना सहारा, दानियाल नैयर, प्रेजेंट सर।
गौर सज्जाद, जवेरिया जुनैद, खुबैब अहमद, प्रेजेंट सर। जवेरिया है? हाँ सर जवेरिया कहाँ है? प्रेजेंट। जवेरिया कहाँ है भाई? किसी जवेरिया ने बोला जुनैद। था सर ले लो। तो ये सिर्फ लॉगिन करके चले जाने वाली है? नहीं नहीं है। नहीं सर, प्रेजेंट हूँ। अच्छा। खुबैब अहमद, प्रेजेंट सर। जैनुल आबदीन, प्रेजेंट सर। मुफद्दिल शब्बीर, नहीं है? अच्छा जी, मोहम्मद फरहान, यस सर। फारूक उमर, मुस्तफा पूंजला, जैर आरिफ, प्रेजेंट सर। मास तारिक, मुसद्दिक हुसैन, संदीप हिरानी, प्रेजेंट सर। सिद्रा जुबैर, हसन अहमद मदनी, सौले अली, तलाल आमिर, तलाल। सर Yes, sir. एब्सेंट लगा दी मेरी अटेंडेंस। किसने? आपने। कौन हो तुम? देखिए हसन हसन बदनी? बंदी, तो हसन बोलो बंदी ना। का आ गया आपने। अच्छा। सर बोला था आपने, सुना नहीं। तलाल Yes, sir. और जोबिया सलमान। जोबिया सलमान नहीं है ना? नो सर। ठीक हो गया। तो वो नेक्स्ट सेशन में आएगी आज भी क्या? सर आपकी व्हाट्सएप पे 140 अनरीड मैसेजेस पड़े हैं, वो तो पढ़ लें आप। अच्छा अच्छा, अब मैं नजर ये आ रहा व्हाट्सएप स्विच कर रहा हूँ तो तुम्हें नजर आ रहा है? यस सर। है। हाँ आ गया। पढ़ो। अब मैं तुम्हें वो मैसेज पढ़वा दूं उनका, बल्कि छोड़ो यार कौन ये। सा? सर पढ़ाए पढ़ाए। सर बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत मनहूस बच्चे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं वो मैसेज जिसमें ये पूछना था तुम लोगों से कि तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं वो किस तरह से दिए जाएं तुम लोगों को, जरा सा बताओ। एक दो लोग बता दो मुझे, ताकि मैं अगर मुझे कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना हो स्टूडेंट्स की तरफ से तो वो मैं दे दूं। सर पार्टिसिपेशन और असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइनमेंट्स रख लें आप। नहीं पास फेल कर दें आपके ख्याल में, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी जीपीए से हटा दें, ये कर लें। सर ये भी सही है वैसे। हाँ ये भी दोनों सही में है। से एक बताओ ना बेटा, एक एक सर बता जो दो। लम्स करना है वो काफी अच्छा लग रहा है वैसे। ये भी सही है, सर वो भी सही नहीं हो सकता। सर पास फेल वाला ज्यादा कन्वीनियंट है। जी सर। पास फेल कन्वीनियंट है, उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा जीपीए पे ना हो। जी बिल्कुल सर। सर। क्योंकि सर इस बार इस वक्त हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है अपनी जीपीए पे फोकस करना। कुछ लोगों के लिए बहुत क्लैश हो रहा है, टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अगर लेट्स से मेरे लिए फेयर है कि मैं अपना बोल दूं कि मैं जीपीए वाला रखें, असाइनमेंट्स यार वाला मैं रखें और वैसे मैं एक मेहनत बात कर। बताऊं, देखो बहुत सारे टीचर्स ना फिर उसमें ये करेंगे कि फेल करना जरूरी हो जाए शायद। ये भी मसला है सर। लेकिन ऐसे टाइम पे जिसमें पेंडेमिक हो, इसमें आप फेल क्यों करेंगे स्टूडेंट्स को? ये बात भी सही है सर एथिकल इशू सर। सर पता नहीं किसके घर में किसी को कोरोना हो गया और बेचारा मेरे- टेंशन में बैठा हुआ, आप उसको नहीं तो फेल देके पास और फेल मार के दो। लिए, पास फेल के लिए एग्जाम होना तो जरूरी होगा ना, एग्जाम हो। हाँ सर वो तो फिर एग्जाम होना जरूरी होगा उसके लिए, है ना? अब एग्जाम तो कितने बच्चे हैं जो कि क्लासेस नहीं ले पा रहे। मैं ये रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेक्चर जो भी हमने आज किया है, ठीक है। अब लेट्स सी कि वो कितने बाद में देख पाते हैं। सर एक चीज होती है क्रेडिट या नो क्रेडिट, तो ये भी ऑप्शन रखवा सकते हैं कि अगर नहीं, बंदा फेल देखो, भी कर रहा हो, हाँ तो अगर वो ऑब्वियसली सिचुएशन भी ऐसी है कि नॉट ऑल फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर रीजन ऑफ फेलियर, तो अगर वो बंदा फेल हो रहा है तो अगर अनक्रेडिट कर दे, नो क्रेडिट कर दे, तो उसकी जीपीए पे इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन फेल होगा तो he'll just repeat the course he or she,
later, but it won't affect his GPA. I don't think GPA should be affected by लेकिन failed सर students. बहुत से लोगों के फाइनल ईयर भी है ना, वो लोग इफेक्ट हो जाएंगे और उनके लिए फेयर हाँ। चांसेस नहीं होंगे कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये नहीं, मतलब अब कितने अगर वो students- यही चीज अगर यूनिवर्सिटी में हो रही होती तो क्या पता वो पढ़ लेते और अच्छा ग्रेड ले आते। बिल्कुल नहीं, कितने स्टूडेंट्स वेट करते हैं यार, कितने स्टूडेंट्स ने कोर्सेज इसलिए लिए हुए हैं कि इसमें जीपीए मार लेंगे और उठा लेंगे जीपीए और जी सर। और फाइनल ईयर भी हो सकता है, तो उनको हम रिस्क नहीं ले सकते ना कि उनको फेल कर दे हम इस सिचुएशन में। सर ये जो लम्स कर रहा है that sounds a bit more interesting. मतलब जिसका A बन रहा है तो उसको GPA इफेक्ट करने दो, लेकिन जो फेल हो रहा है तो फिर like leave them. मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। Exactly. सही उठे रे। इसमें एथिकल मसला भी नहीं है। इसमें कोई एथिकल मसला नहीं है, सही बात है। करो। चलो देखते हैं, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों का जो भी है, ठीक है सर आईबी वाले फीस तो पूरी ले, उनको बोला ग्रेड भी पूरा दे दे। हाँ सही बात, ये भी बात है सर। सही बात है। बहुत खर्चा किया है बेटा आईबी वालों ने। सारे टीचर्स जिनके पास कोई भी इशू था ना, मुझसे भी उन्होंने पूछा था कि कोई भी चीज चाहिए आपको तो बता दें। यार मुझे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन कई टीचर्स लैपटॉप भी दिए नए वो डिवाइसेस जो होती है ना, वैनकॉम डिवाइसेस जो आपका, जिनको बोर्ड की ज्यादा राइटिंग पे, हम तो खैर यही वाला बोर्ड यूज कर लेते हैं, मुझे इसमें इशू नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको वो सारी चीजें दी हैं। सर $15 की सब्सक्रिप्शन, 2500 रुपए का इंटरनेट, 4000 रुपए में पूरा महीना चला रहे हैं यार। कभी तो किसी चीज को अच्छा कह दिया करो सर। वैसे ही आईबीए का बिल नहीं आ रहा होगा, बंद है आईबीए। कभी तो किसी चीज को अच्छा कह दो, बिल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। सर बिजली और पानी में इतना पैसा जो बचा रहे हैं सर। जो बात ये बताया सर, ये बताया आप लोग की तनख्वाहें तो नहीं श्रिंक डाउन कर दी, बोला आधी तनख्वाह मिलेगी। अभी कुछ नहीं बताइए। दूसरी ये भी डिस्कशन चलेगी सर। देखो ये एक पेंडेमिक है, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम अपनी नस्लों को सुनाओगे कि ऐसा वक्त गुजरा था। इसको मजाक नहीं समझो, दिस इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री सर, हिस्ट्री ना अनप्रेसिडेंटेड। रोज अपनी, मैं तो सही कह रहा हूँ, रोज अपनी डायरी लिखो, उसमें लिखो कि तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, तुम्हारे इमोशंस क्या हैं, तुमने सर क्या हम तो लिखेंगे ऐसा टाइम भी आया था कि मैकडॉनल्ड्स की डिलीवरी बंद हो गई। हाँ बहुत अफसोस हुआ। चलो कोई फूड पांडा नहीं था। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर।